दीज डिमांड्स, कांग्रेस निम्न मांगों पर सहमत हो गई। ठीक है, कौन कौन सी थी? पहला लिखिए, सस्पेंड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सस्पेंड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या सीडीएम लिख सकते हैं शॉर्ट में। हिंदी में लिखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करना, सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करना। सेकंड देख लीजिए, पार्टिसिपेशन ऑफ कांग्रेस, पार्टिसिपेशन ऑफ कांग्रेस इन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी। ठीक है, ये दोनों के बीच में एक समझौता हो गया। अब इसी में ही एक और बात हुई गांधी इरविन पैक्ट के बाद में। अब ये जो समझौता था इसे कांग्रेस से पास कराना था, क्योंकि ये तो गांधी और बीच में हुआ, गांधी के और इरविन के। कांग्रेस को इसको एंडोर्स करना था, इसे स्वीकृति देनी थी। तो फिर 1931 में ही कराची में स्पेशल सेशन बुलाया गया था कांग्रेस का, मार्च में ही, जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की। कराची सेशन की, बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है ये, इसके बारे में खूब आता है एग्जाम में। इंपॉर्टेंट सेशन ये दो तीन बातों को लेकर है। एक तो ये था कि ये स्पेशल सेशन था, यानी कांग्रेस का सेशन तो होता था दिसंबर में, लेकिन एंडोर्स करना था अभी पैक्ट को, क्योंकि फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के लिए जाना था। तो फिर कराची सेशन बुला लिया गया। एक तो ये इसमें कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में कांग्रेस के मंच से पहली बार मांग की गई। फंडामेंटल राइट्स का जो ये खाका था, स्ट्रक्चर थी, वो भी वल्लभ भाई पटेल ने ही खींची थी। तो एक तो ये कि पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग शुरू हुई कांग्रेस के मंच से, एक बात तो ये। दूसरा, नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम भी शुरू हुआ, है ना। नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम क्या था? देखो, अब तक कांग्रेस में समाजवादी जो विचारधारा थी उसके बहुत सारे लोग आ चुके थे, क्योंकि हमने पहले ही देखा इसमें कि कम्युनिस्ट और जो रिवॉल्यूशनरीज थे वो सब झुके हुए थे समाजवाद की तरफ। तो कांग्रेस में भी एक ऐसा दल था जो समाजवादी विचारों से प्रेरित था। तो एक तो ये था, वो मांग कर रहे थे कि जो स्वराज है, कांग्रेस का स्वराज की जो कॉन्सेप्ट है, उसमें डोमिनियन स्टेटस या जो भी मांगे कांग्रेस कर रही थी, मांग सरकार से मांग रही थी, वो सबकी सब पॉलिटिकल डिमांड्स थी, या पॉलिटिकल जस्टिस की बात कर रहे थे, या पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात कर रहे थे, जैसे डोमिनियन स्टेटस, राजनीतिक अधिकारों की बात कर रहे थे। लेकिन आर्थिक अधिकारों की बात किसी ने नहीं की थी अब तक। पहली बार कराची सेशन में नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम घोषित किया गया। नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम का मतलब यह था कि किस तरीके से जो भारत है वो अपने लोगों को आर्थिक स्वतंत्रता देगा, इकोनॉमिक फ्रीडम उनको मिलेगी। ये मांग सबसे पहले कराची में आई, कराची सेशन में। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात थी, स्वराज को फिर से डिफाइन किया गया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वराज? अब इस समय स्वराज का जो मीनिंग था वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव हो गया। जहां पहले स्वराज का मीनिंग केवल डोमिनियन स्टेटस था, यानी केवल एक पॉलिटिकल बात ही थी, इस समय स्वराज का मतलब इकोनॉमिक जस्टिस भी हो गया, या इकोनॉमिक लिबर्टी भी हो गई। ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता भी इसमें स्वराज के अर्थ में इस समय जोड़ी गई इसी सेशन में। इसलिए कराची सेशन इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में कुछ? किसको नहीं आई?
देखो कराची सेशन में दो तीन बातें इंपॉर्टेंट थी। सबसे पहले तो ये कि फंडामेंटल राइट्स की मांग की गई पहली बार कांग्रेस के मंच से लिखित रूप में, क्योंकि उस समय सुधार चल रहे थे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस उसी के लिए हो रही थी, तो फिर कांग्रेस ने ये मांग भी रखी। तो फंडामेंटल राइट का रिजोल्यूशन पास हुआ, एक बात तो ये थी। दूसरी बात ये थी कि कांग्रेस का जो यूथ लीडर थे, जो समाजवाद की तरफ झुके हुए थे, उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस डोमिनेंट स्टेटस की मांग करती है या स्वतंत्रता की ही मान लीजिए मांग करती है। तो केवल पॉलिटिकल या राजनीतिक स्वतंत्रता की आप बात करते हो, आर्थिक स्वतंत्रता की बात क्यों नहीं करते? जबकि स्वराज का मतलब तो आर्थिक स्वराज भी है। आर्थिक स्वराज का मतलब यहां से ये है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सब लोगों के बीच में, जैसे जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में हम लोगों के है अब डीपीएसपीज में। इसलिए ये मांग थी, मतलब स्वराज को इलाबोरेट लेवल पर पहली बार डिफाइन किया गया इस सेशन में कांग्रेस के, और नेशनल इकोनॉमिक प्लानिंग पारित ही कर दी गई। तो ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें थी जो कराची सेशन में हुई। अध्यक्षता इसकी वल्लभ भाई पटेल ने की, बहुत बार आया है एग्जाम में। और कराची सेशन के ऊपर मेन से भी क्वेश्चन खूब आए हैं, क्योंकि कराची के बाद 1931 के बाद कराची से लेके और फैजपुर तक, फैजपुर होगा 1932-33 में ही शायद होगा फैजपुर में अधिवेशन। हाँ, 1932-33 में ही है। इन ये दोनों सेशन बड़े इंपॉर्टेंट। ये दोनों सेशन बताते हैं कि किस तरीके से भारत में जो समाजवादी विचारधारा है वो बढ़ रही थी। फैजपुर इसीलिए इंपॉर्टेंट है, एक तो ये फैजपुर गांव में हुआ था, एक गांव था वहां पर ये अधिवेशन हुआ, पहली बार किसी गांव में हुआ कांग्रेस का अधिवेशन। और इसमें आर्थिक स्वतंत्रता की बात बड़ी लेवल पर की गई फैजपुर में। सुभाष चंद्र बोस उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। तो इसलिए यहां से एक नए ट्रेंड की शुरुआत होती है हिस्ट्री में, जो समाजवाद की तरफ चला जाता है। तो आप फिलहाल लिख लो इसमें अगले पॉइंट में, गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट was endorsed by was endorsed by Congress in special Congress session at Karachi, in special Congress session at Karachi। ठीक है। गांधी इरविन समझौते को गांधी इरविन समझौते को कांग्रेस के कांग्रेस के कराची में हुए विशेष सम्मेलन कराची में हुए विशेष सम्मेलन में पारित कर दिया गया। विशेष सम्मेलन में पारित कर दिया गया। ब्रैकेट में लिख लो इसका टाइम, 29 मार्च 1931 है, 29 मार्च 1931। ठीक है। किस दिन 19 हुआ? इंग्लिश में होता है ना सर? 19, हाँ 1931, 29 मार्च 1931 है ना, ये कराची सेशन इस समय हुआ। तो अब इसमें आगे कंटिन्यूएशन में लिखना, सरदार पटेल वॉज इट्स चेयरमैन। सरदार पटेल इसके अध्यक्ष थे। ठीक है। कंटिन्यूएशन में लिखना अगले पॉइंट से। देखो शायद भगत सिंह को 27 मार्च को दी गई थी ना फांसी, याद है किसी को डेट? 23rd 25। 23rd 23 मार्च। हाँ 23rd, करेक्ट, 23rd मार्च। और देखो ये सेशन हुआ 29 मार्च को, तो 4-5 दिन बाद ही हुआ था। तो इस सेशन के बारे में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी थी, क्योंकि जो रिवॉल्यूशनरीज थे वो गांधी को ब्लेम कर रहे थे कि आपने नहीं छुड़वाया, फांसी दे दी गई। तो एक तनाव वाला माहौल भी था। खैर इस बारे में ज्यादा हम बात नहीं करेंगे। फिलहाल आप लिखो, इन कराची सेशन इन कराची सेशन these resolutions were passed।
these resolutions were passed. कराची सम्मेलन में निम्न प्रस्ताव पारित किए गए, निम्न प्रस्ताव पारित किए गए। ठीक है, और पहला इसमें लिखना, सबसे फर्स्ट इसमें लिखना फर्स्ट टाइम द डिमांड ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ऐसे या ऐसा लिखना, फर्स्ट टाइम द रिजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स वर पास्ड, रिजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स वर पास्ड। ठीक है, हिंदी में लिखिए, इस सम्मेलन में मौलिक अधिकारों से संबंधित एक प्रस्ताव पास हुआ, एक प्रस्ताव पास हुआ। दूसरा लिखिए, नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम which was drafted by Jawaharlal Nehru, also passed, राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम जिसे कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया था, इस समय पारित हुआ। दो इंपॉर्टेंट बातें, थर्ड लिखिए, है ना, इसी में ही, द गोल ऑफ कांग्रेस नाउ वॉज पूर्ण स्वराज। ये तो पहले ही हो गया था ना, कांग्रेस का गोल पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया गया था 1929 में, 30 में, 26, हाँ 1929 में ही हो गया था, 1929 में लाहौर में। तो लेकिन इस समय उसका मीनिंग और एनहेंस कर दिया गया पूर्ण स्वराज का। तो आप लिखिए, द गोल ऑफ पूर्ण स्वराज was redefined पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को पुनर्परिभाषित किया गया। Here पूर्ण स्वराज मीन्स, या here मीनिंग ऑफ पूर्ण स्वराज, ऐसा लिखो, here the meaning of पूर्ण स्वराज is also, या बल्कि was होगा, was also economic स्वराज too, यहां पूर्ण स्वराज का अर्थ अब आर्थिक स्वराज भी था। ठीक है, कंटिन्यूएशन में लिखना। नेक्स्ट, अरे आप लोग ना आंसर राइटिंग वाली क्लास करेंगे, बताइए, क्योंकि सर कल, आज नहीं। हाँ आज नहीं, क्योंकि कल वो है ना, त्योहार है, कल करवा चौथ है। तो हाँ, आज क्योंकि आपको लोगों को कल की तैयारी करनी पड़ेगी, तो आज उस वाली क्लास को कर लेंगे। और वैसे मैंने वो डाल दिया है, उसमें जो परफेक्ट आंसर है वो सब उसमें है, आप लिख सकते हो उनको। हाँ, बढ़िया लिखे गए हैं। पूजा ने बढ़िया आंसर लिखा है हिंदी में, लेकिन मैंने उसे ग्रुप पे इसलिए नहीं डाला क्योंकि उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, एक दो चीजें वो मैंने बता दी हैं। तो वैसे कंटेंट के लेवल पे वो एकदम बढ़िया आंसर है। राइटिंग स्किल में बस यही जरूरत पड़ेगी आपको ना, क्योंकि गोला बनाएंगे वो तो एग्जामिनर लाल गोला खींच देता वहीं पर। मात्रा की गलती, अनुस्वार की गलती, है ना, इन सबको वो पकड़ लेते हैं।
चाहे भले ही आपने कंटेंट सही लिखा है, लेकिन अगर 2-3 गोले बन गए स्पेल मिस्टेक्स पे या सेंटेंस फॉर्मेशन के लेवल पे, तो फिर वो वहीं आ जाते हैं 30-40% पर ही, भले ही कुछ भी आपने सही लिखा है। आर्थिक स्वराज से भी था। ठीक है, नेक्स्ट लिखना अगले पॉइंट में। एक तो यही था, और क्या था इसमें? दिल्ली पैक्ट रेटिफाई हो गया, वो तो मैंने लिखवा ही दिया आपको, और कुछ नहीं था इसमें। कराची सेशन में यही चीजें थी। अब इसमें आगे हम लोग चलते हैं। देखो, गांधी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने की बात की, और पास भी हो गई वो तो। अ, जो पार्टिसिपेशन है कांग्रेस की तरफ से, वो गांधी कर रहे थे, दल को भी उन्होंने ही लीड किया। तो आप अभी एक हेडिंग डालो छोटा आगे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, गोलमेज सम्मेलन। इसमें पहले के बारे में भी बात करेंगे, आगे के बारे में भी करेंगे। तो आप इसमें लिखना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, गोलमेज सम्मेलन। अब इसके आगे नीचे लिखना अगली लाइन में, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, है ना। इसके आगे डैश करके लिखना 12 नवंबर 1930, 12 नवंबर 1930 को ये शुरू हुआ था और 19 जनवरी 1931 तक चला। तो लिख लो 12 नवंबर 1930 से लेके 19 जनवरी 1931। एक साल के लिए खाली? नहीं, एक साल नहीं था ना। अब सम्मेलन है तो साल भर कैसे चलेगा? 30 से सम्मेलन माने 31 हो गया, 1930 1931। हाँ, हो तो गया, लेकिन बात इसमें यह है कि वो नवंबर से है ना, 12 नवंबर से, 12 नवंबर से और जनवरी तक का है, तो 2 ही महीने तो हुए। ओ यस सर। 3 महीने मान लो, है ना, इतना ही है। चलिए, तो 19 जनवरी 1931 लिख लीजिए। इसमें लिखना, देखो इसमें बहुत ज्यादा नहीं लिखना है। पहली बात तो ये थी कि साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी, उसके ऊपर ही डिस्कशन करने के लिए ये सम्मेलन बुलाए गए थे। तो एक तो हम लोग ये देख लेंगे, दूसरा इसमें देख लेंगे कि किस किसने पार्टिसिपेट किया। ये प्रिलिमिनरी में आ जाता है क्वेश्चन। तो आप लिखो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस was to discuss the was to discuss the Simon Commission report, was to discuss the Simon Commission report। गोलमेज सम्मेलन का आयोजन, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन साइमन कमीशन की रिपोर्ट को, साइमन कमीशन की रिपोर्ट को के ऊपर, साइमन कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर चर्चा करने, चर्चा करने से संबंधित था। ठीक है, नेक्स्ट लिखना इसमें, इट वॉज चेयर्ड बाय, इट वॉज चेयर्ड बाय, यानी इसकी जो अध्यक्षता थी सम्मेलन की, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, इट वॉज चेयर्ड बाय ब्रिटिश पीएम, ब्रिटिश पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड, RAMSAY, रैमजे, और मैकडोनाल्ड तो आप लिख ही लोगे, मैकडोनाल्ड। ठीक है, इन्होंने अध्यक्षता की। पार्टिसिपेट किस किस ने किया, एक बार ये लिख लीजिए। तो इसमें लिखना पार्टिसिपेंट्स, पार्टिसिपेंट्स यानी भागीदार। ठीक है, पहला लिखना इसमें भागीदार में मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग, वो हिस्सा लिया मुस्लिम लीग ने। तो कौन कौन लोग थे जिन्होंने हिस्सा लिया, तो मुस्लिम लीग के आगे डैश करके लिखो। देखो ये जो डेलीगेशन था, ये आगा खान ने लीड किया था, कांग्रेस मुस्लिम लीग की तरफ से। आगा खान इसमें लीडर थे, क्योंकि सबसे सीनियर भी
मेंबर थे, तो उन्होंने ही इसको लीड किया। तो सबसे पहला लिखो आगा खान, और ब्रैकेट में लिखना लीडर, लीडर। दूसरा मोहम्मद शफी, मोहम्मद शफी। नेक्स्ट मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना मोहम्मद अली। नेक्स्ट फजलुल हक, फजलुल हक। F फजलुल। हाँ हाँ, फजलुल, एफ, FAZLUL, फजलुल हक। और लास्ट मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। मुस्लिम लीग ने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट किया था। मतलब बाकी सभी लोगों ने तीनों में ही पार्टिसिपेट किया, राजनीतिक दलों ने, कांग्रेस को छोड़कर। और अगर बात करें लीडर की, तो डॉक्टर अंबेडकर एकमात्र ऐसे लीडर थे जो तीनों ने में पार्टिसिपेट उन्होंने भी लिया था, डॉक्टर अंबेडकर ने। तो आप इसमें लिखना, नेक्स्ट लिखना हिंदू महासभा, हिंदू महासभा। बी एस मुंजे, MOONGE। और दूसरे हैं एम आर जयकर। ये हिंदू महासभा की ओर से रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है ना। ये BS मुंजे RSS के आइडियोलॉग भी हैं, RSS के आइडियोलॉग बने ये बाद में, जब ये इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में हिस्सा लेके लौट रहे थे लंदन से। तो ये लंदन, मतलब इंडिया नहीं आए, इटली में रुक गए। और इटली में मुसोलिनी के साथ इन्होंने लगभग 7-8 महीना या कुछ ऐसे ही एक वर्ष का समय बिताया। और वहां मुसोलिनी से इन्होंने, मुसोलिनी की तर्ज पर, जैसे उनका एक ब्लैक शर्ट मूवमेंट होता था मुसोलिनी का, काली कुर्ती के लोग होते थे उनके अपने, जो अपने ओपोनेंट को मार दिया करते थे। क्योंकि मुसोलिनी फासिज्म का एक लीडर था, फासिस्ट आइडियोलॉजी को उसने आगे बढ़ाया, वही उसका बनाने वाला भी था। तो मुंजे ने फासिस्ट आइडियोलॉजी की सीख ली वहां से, मुसोलिनी से। और जैसे उनकी एक पर्सनल मिलिशिया थी जिसका उपयोग वो लोगों को, अपने ओपोनेंट को मारने के लिए कर देते थे, इसी प्रकार का एक आंदोलन फिर आगे आके इन्होंने भारत में चलाया, जिसे आज हम RSS के नाम से जानते हैं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। सेम है। और वो जो काली टोपी है वो वहीं से ही आई थी, फासिज्म की। वो फासिस्ट जो लोग होते थे वो काली टोपी पहनते थे, ब्लैक शर्ट शर्ट होती थी और ब्लैक उनकी कैप होती थी, इटली में। तो वहां से जो ड्रेस कोड इन्होंने लिया और वहां से जो चीजें इन्होंने वहां समझी, उसको फिर आके भारत में इन्होंने लागू किया। और RSS उसी का ही एक, उसी टाइप का एक संगठन है, उसी टाइप की एक आइडियोलॉजी भी है, फासिस्ट आइडियोलॉजी भी है इनकी। तो ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम में तो आपको नहीं है ना, BS मुंजे और MR जयकर, है ना। नेक्स्ट लिखिए डिप्रेस्ड क्लास। डिप्रेस्ड क्लास जो थी उसको लीड किया BR अम्बेडकर ने, भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए लिबरल्स, लिबरल्स या उदारवादी। उदारवादियों को लीड किया तेज बहादुर सप्रू, या TP सप्रू कहते हैं, TB सप्रू कहते हैं इन्हें, TB सप्रू, तेज बहादुर सप्रू। नेक्स्ट लिखिए श्रीनिवास शास्त्री, श्रीनिवास शास्त्री। नेक्स्ट लिखिए CY चिंतामणि, CY चिंतामणि। नेक्स्ट लिखिए चिम्मनलाल सीतलवाड़, चिम्मनलाल, चिम्मन CHIMANLAL, चिम्मनलाल सीतलवाड़। और JN बासु, ये लोग थे जो लिबरल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। नेक्स्ट लिखिए वुमन,
महिलाओं का जिन्होंने रिप्रेजेंटेशन किया फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। इनका नाम लिख लीजिए वुमन का, बेगम जहां आरा शाहनवाज। बेगम जहां आरा शाहनवाज। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए लेबर पार्टी। लेबर पार्टी, एनएम जोशी। एनएम जोशी, ये पूछा है एग्जाम में, एनएम जोशी का आया है ये, अभी आया था ये पीसीएस में शायद 2022 में। 2022 के पेपर में पूछा गया ये एनएम जोशी, इन्होंने रिप्रेजेंट किया। और एक दूसरे भी हैं बी शिवा राव। बी शिवा राव, एनएम जोशी और बी शिवा राव, इन दोनों ने किया। ठीक है, और इसमें जस्टिस पार्टी, ये इसको रहने दो और मत लिखो आप, यही बहुत है। अच्छा, जो प्रिंसली स्टेट थे उसका और लिख लो। जो प्रिंसली स्टेट थे उनको लीड कर रहे थे बीकानेर के महाराजा, महाराजा ऑफ बीकानेर। तो आप लिखो प्रिंसली स्टेट, प्रिंसली स्टेट्स रिप्रेजेंटेड बाय महाराजा ऑफ बीकानेर। ठीक है, भारत की देसी रियासतें या भारत की देसी रियासतों का भारत की देसी रियासतों का नेतृत्व बीकानेर के महाराजा ने किया। बीकानेर के महाराजा ने किया, ये आया है एग्जाम, किसने किया था देसी रियासतों को। तो ये कुछ वो लोग थे जो पार्टिसिपेशन कर रहे थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जिन्होंने हिस्सा लिया। देखो ये तो विषय है चर्चा का कि कितना ये सफल हुआ या नहीं हुई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फर्स्ट वाली, लेकिन एक बात जरूर थी, एक इसका आउटकम जरूर था, और वो ये था, पहली बार अंग्रेजों ने भारतीयों से बराबरी के लेवल पर बात की। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में भारतीयों ने बराबरी के लेवल पर हिस्सा लिया और अपने तर्क रखे सामने। ये पहली बार हुआ इतिहास में, इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था कभी भी, जब कोई पॉलिटिकल रिफॉर्म हुआ हो और अंग्रेजों ने बराबरी के लेवल पर भारतीयों से सहयोग मांगा हो या सहयोग लिया हो। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें आप एक नोट करके ये इसको लिख लीजिए, फिर यहीं तक रखेंगे आज। नोट करके लिखना, यद्यपि प्रथम गोलमेज सम्मेलन, यद्यपि प्रथम गोलमेज सम्मेलन का निष्कर्ष सीमित ही रहा, का निष्कर्ष सीमित ही रहा, ऑल्दो द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वुड बी लिमिटेड, परंतु यह पहला अवसर था, जब अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ बराबरी के स्तर पर वार्ता की, बट इट वॉज द फर्स्ट occasion या फर्स्ट टाइम when Britishers took Indians participation in political reform equally, in political reforms equally.
ठीक है, ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कंप्लीट हो गई आपकी। अब आप इसमें हेडिंग डाल लीजिए सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, इसको हम लोग कल करेंगे, मतलब अगली क्लास में करेंगे, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को। यहां से मेंस में क्वेश्चन जरूर आएगा, याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये 1935 के एक्ट बनता है इसी से, यहीं से, इन्हीं सरकमस्टांसेस से। और 1935 का एक्ट फिर आजादी के बाद तक चलता रहा। 26 जनवरी 1950 को तक चलता रहा वो, उसी से गवर्न हो रहा था इंडिया 1950 तक, आफ्टर इंडिपेंडेंस भी। तो इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। तो उससे पहले की ये पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड है, जिसको समझना है। इससे क्लैरिटी भी होनी आएगी कि आंदोलन में हम लोग कहाँ पहुंच गए थे। तो इस समय तक आते आते ये बात तो हो ही गई थी तय कि अब इंडियंस जो हैं वो, उनमें नेशनलिज्म की जो भावना है वो खूब बढ़ गई थी, और अब उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता था, उनकी मांगों को इग्नोर नहीं किया जा सकता था। और फाइनली सरकार के साथ लगातार कॉन्फ्रंटेशन में भी थे, कहीं कहीं कोऑपरेशन में भी थे। तो जितने भी सरकार से कंसेशन ले सकते थे वो लिए जा रहे थे। तो 1930-31 का ये जो समय है, ये वो है जब आजादी की जो खुशबू है, कह सकते हैं कि वो सूंघी जा सकती थी, लेकिन बहुत दूर से, बहुत नजदीक से नहीं होगी, बहुत दूर से। हाँ, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में ठीक ठाक दिखी भी, उस समय खुशबू बहुत नजदीक आ गई। तो यहां से ये इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम है 1930-31 का, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए यहाँ